Hello friends, welcome to my channel. Myself Bridges, and today we are going to study about the order of maintenance to wife, children, and parents. According this is given in the section 144 to 147 of BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 से लेकर 147 तक दिया गया है। सेक्शन 144 को देखें तो सेक्शन 144 कहता है कि इफ एनी पर्सन हैविंग sufficient means but refuse or neglect to maintain his first wife, second child, and third one is parents। यानी अगर धारा 144 को देखा जाए तो धारा 144 का कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास सफिशिएंट मीन होते हुए भी अपनी पत्नी, माता या बच्चा तीनों में से किसी को भी मेंटेन करने में वो मना करता है तो वो इस धारा के अंतर्गत अपने मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। इस धारा को अगर देखा जाए ये धारा तो पहले कहती है कि हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, यानी उसकी पत्नी जो खुद को मेंटेन करने में असमर्थ है। दूसरा पॉइंट देखा जाए तो दूसरा पॉइंट कहता है कि लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड whether married or not unable to maintain itself और तीसरा चीज देखा है तो तीसरा ये कहता है कि his legitimate or illegitimate child not being married who have attained majority, यानी उसके धर्मज या अधर्मज पुत्र जो मेजॉरिटी अपना प्राप्त मेजॉरिटी का जो एज है उसे प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वो भी किन्हीं परिस्थितियों में अपने माता पिता से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। वो जो परिस्थितियां हैं वो यह बताती है कि पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद फिर इसको नोट डाउन कर देता हूँ। उन परिस्थितियां हैं जिनमें कि चाइल्ड
एबनॉर्मलिटी से सफ़र करता हो या कोई फिजिकल और मेंटल इंजरी से सफ़र करता हो। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन बनता है तो मेजॉरिटी की उम्र प्राप्त करने के बाद भी वो अपने माता पिता से मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। अगर देखा जाए तो इस धारा के अंतर्गत पहली बात यह है कि अपॉन द प्रूफ ऑफ सच neglect the magistrate of first class may order to such person to make the monthly allowance for wife, child or parents। अगर यह साबित हो जाता है कि सफिशिएंट मीन होने के बाद भी, यानी साधन पर्याप्त साधन होने के बाद भी अगर उसके मेंटेनेंस में अगर वो निगलेक्ट कर रहा है यानी मना कर रहा है भरण पोषण के लिए, तो वो मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास का है वो ऐसा ऑर्डर पारित कर सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ कि एक मंथली फिक्स रेट पे उसको अलाउंस पेड करना पड़ेगा। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ऐसे ही दूसरा देखा जाए तो दूसरा एक बात ये कहता है कि मजिस्ट्रेट में ऑर्डर टू द फादर ऑफ फीमेल चाइल्ड फॉर सच अलाउंस to maintain herself until she attain her majority and the magistrate satisfy the husband of female child have not the sufficient mean to maintain। यानी मजिस्ट्रेट को अगर यह समाधान हो जाता है कि अगर पत्नी का पति उसको मेंटेन करने में असक्षम है, उसके पास साधन नहीं है, तो जो पत्नी है वो अपने पिता से मेंटेनेंस यानी भरण पोषण का दावा कर सकती है।
Under this section, magistrate may, during the pendency of proceeding, can pass the interim order of maintenance to such person to monthly allowance in favor of wife, child और पेरेंट्स। यानी इस सेक्शन के अंतर्गत मजिस्ट्रेट चाहे तो इंटरिम ऑर्डर यानी मुकदमे के दौरान इंटरिम मेंटेनेंस या अलाउंस जो कोई खर्चा हो वो उसके लिए ऑर्डर पास कर सकता है इन फेवर ऑफ यानी महिला, बच्चे या माता पिता के पक्ष में। अगर इसका एक्सप्लेनेशन को देखा जाए तो इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर wife includes a woman has been divorced by or has obtained from husband her husband and has not, यानी इसके स्पष्टीकरण को देखा जाए तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो महिला शब्द इंक्लूड है उसका मतलब यह है कि या तो महिला अपने पति को डाइवोर्स दे चुकी है या पति से डाइवोर्स ले चुकी है या दोनों फिर आपस में कभी शादी न किए हों बाद में, तथा एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग shall be payable from the date of order or if so ordered from the date of the application for maintenance or interim maintenance and expense of proceeding of the case as may be। मैं इसको नोट डाउन कर दे रहा हूँ बोर्ड पे, आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
यानी भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण या ऐसा कोई भत्ता या ऐसा कोई कार्यवाहियों के लिए व्यय तब से देना होगा जब से आदेश पारित हुआ हो या जब से ऐसा मांग के आवेदन के तारीख से। अगर इसके तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये कहता है कि इफ द पर्सन fails to pay without sufficient reason, the magistrate may for every breach of order issue a warrant for levying the amount due in such manner provided for levying fine and may sentence such person for the whole or any part आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। of each month allowance for the maintenance or interest and expenses of a proceeding as the case may be. Remaining unpaid after the execution to imprisonment for a term which may extend to
1 month or until payment if sooner made। यानी यदि कोई व्यक्ति जिसे इस प्रकार का आदेश दिया गया है वह बिना अननेसेसरी रीजन के वो पेमेंट नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ वारंट इशू करेगा। यदि उसके पश्चात भी नहीं देता है तो उसे 1 महीने तक की जेल या जब तक पेमेंट नहीं करता है जो पहले या दोनों में से जो पहले करीब हो उसे उस प्रकार का सजा दे सकता है। यदि कोई भरण पोषण, अंतरिम भरण पोषण या अलावेंस या एक्सपेंस फॉर सच प्रोसीडिंग, यानी ऐसे प्रोसीडिंग के लिए कोई एक्सपेंस हो या भरण पोषण हो या इंटरिम भरण पोषण के लिए आदेश हो दे सकता है तो उसे 60 दिन के अंदर निपटाया जाएगा। यानी कोई इंटरिम मेंटेनेंस या कोई अलाउंस के लिए कोई एप्लीकेशन दिया गया है तो उसे 60 दिनों के अंदर उसको निपटारा करना पड़ेगा। परंतु इस धारा के अधीन देय रकम के लिए कोई वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक अमाउंट के रिकवरी के लिए उस दिनांक से जिस तारीख से जिसको वह देय हुई 1 वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है। इसी में आगे देखा जाए कि if such person offers to maintain his wife on condition of her living with him and she refused to live with him, such magistrate may consider any ground of refusal stated by her and may make an order under this section notwithstanding such offers if he is satisfied that there is just ground for so doing। यानी यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरण पोषण करने की प्रस्तावना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे पर पत्नी इनकार कर देती है तो मजिस्ट्रेट उसके लिए इस इनकार के आधार की जांच कर सकता है। यदि मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाए कि उसके द्वारा किया गया इनकार न्याय संगत है
तब वो ऐसा आदेश दे सकता है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन को देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन कहता है कि इफ अ हस्बैंड हैज कॉन्ट्रैक्ट मैरिड with another woman or keep a mistress, it shall be considered to be just ground for his wife refusal to live with him। यानी पत्नी ने किसी और महिला से यानी पति ने किसी और महिला से विवाह कर लिया है या कोई रखेल रखा है तो पत्नी द्वारा पत्नी के साथ रहने के इनकार का न्याय संगत आधार माना जाएगा। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब बात करेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें महिला मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल नहीं है। When wife is not entitled for maintenance, अगर पहला पॉइंट देखा जाए तो ये कहता है कि महिला लिविंग इन एडल्ट्री, यानी महिला व्यभिचारिता में रह रही हो। दूसरा, लिविंग सेपरेट फ्रॉम हस्बैंड विदाउट एनी रीजन, यानी महिला अपने पति से अकारण ही उससे अलग रह रही हो। तीसरा चीज, रीमैरी, यानी डाइवोर्स के बाद उसने फिर शादी कर लिया हो। और चौथा पॉइंट देखा जाए तो कहता है कि लिविंग सेपरेट फ्रॉम लिविंग सेपरेट विथ कंसेंट ऑफ हस्बैंड, यानी अपनी पति के मर्जी से वह अलग रह रही हो। हम 145 को देखेंगे। अगर धारा 145 को देखा जाए तो ये कहता है कि एप्लीकेबल कब होगा। एप्लीकेशन
वेयर यानी कि वेयर कहाँ जुरिडिक्शन के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ या फैमिली कोर्ट में, यानी इसके लिए एप्लीकेशन उस क्षेत्र के जुरिडिक्शन में देना हो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के हैं या फैमिली कोर्ट में होगा। अब इसका जुरिडिक्शन कैसे तय किया जाए, मतलब तो वेयर यानी ही रिसाइड्स, यानी कि जहाँ पुरुष निवास करता हो यानी उसका पति निवास करता हो। दूसरा वेयर सी रिसाइड्स, यानी जहाँ या तो पत्नी रहती हो। तीसरा वेयर हिज मदर और फादर रिसाइड्स, यानी जहां उसके माता या पिता निवास करते हो। या चौथा वेयर दे रिसाइड्स टुगेदर, यानी जहां उन्होंने अंतिम बार साथ में रहा हो। इसी में आगे देखा जाए तो आगे कहता है कि इफ द मजिस्ट्रेट, इसको हाईलाइट कर दो, इफ द मजिस्ट्रेट satisfy that the person against whom an order of payment of maintenance is proposed to be made is, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, willfully avoiding services or willfully neglecting the court, the magistrate may be set aside for good cause on an application made within 3 months from the date thereof, subject to such terms including
यहाँ पे आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर से मिटाता हूँ। टू पेमेंट ऑफ कॉस्ट टू द अपोजिट पार्टी as the magistrate may think just and proper। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाए कि व्यक्ति जिसके विरुद्ध पेमेंट का ऑर्डर हो गया है वह जानबूझकर न्यायालय के में उपस्थित होने से बच रहा है, तो मजिस्ट्रेट मुकदमे को एक्स पार्टी कर सकता है, परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि अपोजिशन 30 दिन के अंदर उचित कारण के साथ उपस्थित नहीं होता है तो उस पर दंड भी लगा सकता है। आई थिंक आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 146 यानी अल्टरेशन इन अलाउंसेस यानी भत्तों में परिवर्तन। तो प्रश्न उठता है कि क्या जो एक बार ऑर्डर हो गया है भत्ता उसमें चेंजेस हो सकता है या नहीं, यानी उसमें कोई बदलाव हो सकता है कि नहीं। तो इसका उत्तर है यस। कब हो सकता है? आफ्टर चेंजिंग इन द circumstances of wife, children और पेरेंट्स। यानी इनके सर्कमस्टांसेस में अगर कुछ बदलाव होता है तब अलाउंस में अल्टरेशन किया जा सकता है, ठीक, यानी उसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। या जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है कैन बी कैंसल्ड। कब कैंसल हो सकता है? पहला सम पेड बिफोर ऑर्डर, यानी ऑर्डर से पहले पूरा अमाउंट उसको पे हो चुका है। दूसरा वुमेन remarry after the date of divorce, यानी डाइवोर्स के बाद पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है तब भी उसके अलायंसेस में चेंजेस किया जा सकता है। और तीसरा चीज है वुमेन voluntarily surrenders the right of maintenance। आई थिंक आप लोग ने इसे नोट कर लिया होगा। और जो लास्ट है वह है
कि सम पेड आफ्टर द ऑर्डर, यानी कि टोटल अमाउंट जो उसको ऑर्डर के बाद पेमेंट कर दिया गया है, या तो ऐसा अमाउंट जो ऑर्डर से पहले पेमेंट कर दिया गया है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग सेक्शन 147 देखेंगे, यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर। अब मैं इसको मिटा देता हूं। इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर, इसको देखा जाए तो ये सेक्शन कहता है कि इसमें 3 चीजें मुख्य देखना है। पहला, इसमें पहला देखना है कि अगेंस्ट, यानी किसके खिलाफ, तो हस्बैंड। दूसरा, वेयर, यानी जहां निवास करता है। तीसरा, किसके द्वारा, यानी बाय हुम, तो इसमें होगा एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यानी इसको देखा जाए तो ये कहता है कि भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण तथा कार्यवाहियों के व्ययों के आदेश की प्रतिलिपि या स्थिति उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में वो आदेश किया गया है उसको बिना किसी कास्ट के, या तो उसको या उसके संरक्षक को, या जिसके फेवर में यह आदेश किया गया है उसको बिना किसी पेमेंट के उसको दिया जाएगा। तथा और ऐसा आदेश किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी स्थान पर जहां उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश दिया गया है रहता हो तब परिवर्तित किया जा सकेगा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिसको हम लोग को नोट करवा दे रहा हूं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। पहला है 60 डेज, यानी एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मेंटेनेंस डिस्पोज, यानी कोई इंटरिम मेंटेनेंस के लिए कोई एप्लीकेशन दिया गया है न्यायालय में तो उसको 60 दिन के अंदर डिस्पोज कर देना है। दूसरा चीज है 1 ईयर, ये क्या है, रिकवरी का, एग्जीक्यूशन के बाद। और तीसरा चीज है इसमें, तीसरा है 3 मंथ, यानी जब हस्बैंड उपस्थित नहीं होना चाहता है तो ऐसे में 3 महीने के अंदर एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, इसमें एक केस है, बहुत ही मुख्य केस है, जिसका नाम है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानू बेगम। यह केस 1985
सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस केस में 5 जजों का बेंच था जो मेंटेनेंस के लिए मुकदमा देख रहा था। ठीक है, इसमें ऐसे 4 पॉइंट्स बाहर निकल के आए। जो पहला कहता है कि सेक्शन 144 इज अ सेकुलर प्रोविजन and it applies upon all persons irrespective of their religion। यानी जो इस संहिता में जो ये सेक्शन कंटेन करता है महिलाएं, जिसमें यह एक सेकुलर है, इसमें कोई ना जाति है ना धर्म है, इसमें किसी धर्म का उल्लेख नहीं किया गया है, इसमें किसी भी धर्म की महिलाएं अपने लिए मेंटेनेंस का वाद दाखिल कर सकती है। ठीक, और दूसरा पॉइंट है कि इट इज बेस्ड ऑन the principle of equity and justice। यानी यह समानता और न्याय के आधार पे यह सिद्धांत है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर। सेक्शन 144 डज नॉट प्रोहिबिट्स द गिविंग ऑफ मेंटेनेंस beyond the period of iddat to Muslim women after divorce। यानी तलाक के बाद किसी मुस्लिम महिलाओं को ये कोई रोक नहीं लगाता है कि उसके बाद वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। ठीक, और लास्ट जो पॉइंट है इसमें ये कहता है चौथा नंबर, यह आपका था तीसरा, और चौथा नंबर कहता है कि देयरफॉर, इसलिए द इनेबलिंग प्रोविजन will prevail and maintenance would be given to Muslim wife also on divorce until she remarries। यानी इसलिए मुस्लिम महिलाएं भी विवाह के तलाक के बाद मेंटेनेंस की बात दाखिल कर सकते हैं और उसके लिए वो हकदार हैं। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस भी आया था, जिसमें कहा था कि द शाह बानो केस विल अप्लाई ओनली व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव एग्री फॉर द हियरिंग अंडर सेक्शन 144। यानी कि जब मुस्लिम पति और पत्नी दोनों अगर राजी हो जाए
कि धारा 144 पे दोनों समान रूप से उसके में कार्यवाही में वो पालन करेंगे तब यह सेक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। बट लेकिन इफ द हस्बैंड डज नॉट एग्री फॉर सेक्शन 144, यानी कि जब उसका पति धारा 144 के लिए अंतर्गत राजी नहीं होता है, देन केस वुड बी हियर अंडर द, यानी केस जो है उनका सुना जाएगा, तभी केस सुना जाएगा, और वो केस सुना जाएगा मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। यानी टोटल कुल मिला जुला कर कहने का मतलब यह है कि यह सेक्शन तभी अप्लाई होगा जब पति और मुस्लिम पति और पत्नी दोनों राजी हो जाएं कि नहीं, धारा 144 के अंदर उनके मुकदमे का सुनवाई हो, ठीक है। अगर पुरुष उसका यानी उसका पति अगर मना कर देता है तो उसकी सुनवाई मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 के अंतर्गत सुना जाएगा। थैंक यू। और यह लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा तथा कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।